और अब खबरों की तफसील। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से ट्रस्ट में योगी आदित्यनाथ को शामिल किए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। अखाड़ा परिषद ने यह मुतालबा किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं और गोरखनाथ मठ का राम मंदिर तहरीक में अहम किरदार रहा है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर तामीर के लिए ट्रस्ट बनाने का हुक्म दिया है। हमारा कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री पदेन नहीं, लेकिन गोरखपीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते पदेन उनको उस ट्रस्ट में लेना आवश्यक है, क्योंकि गोरखपीठ का जो महंत रहेगा वही उस बोर्ड ट्रस्ट का मेंबर रहेगा। ये मेरा कहना है। मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे तो कल मुख्यमंत्री मान लो कोई और बन जाएगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। योगी आदित्यनाथ के पूर्वजों ने यानी गोरखपीठ के जो पूर्व पीठाधीश्वर थे, उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपना बलिदान तक देने को तैयार थे और उन्हीं की प्रेरणा है कि यह आंदोलन बहुत तेज हुआ था। इसलिए हमारी यह मांग है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एज ए गोरख पीठाधीश्वर पदेन उस बोर्ड ट्रस्ट में शामिल करना आवश्यक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 17 नवंबर को अहम मीटिंग होने वाली है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा में बोर्ड की इस मीटिंग में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल किए जाने के बारे में गौर खौज किया जाएगा। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल न करने की बात कही है। अयोध्या से मुताल्लिक फैसले के बाद दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर और हुकूमत की जानिब से एक अहम मीटिंग हुई। इसमें मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों को बुलाया गया था, लेकिन इससे मुस्लिम दानिश्वर मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। कानपुर में पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि 17 नवंबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग है, जिसमें आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। नहीं मिला, फैसला हुआ है एज ए कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंसाफ नहीं हुआ है, फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ है। इस पर मुसलमान बेचैनी और कल की मीटिंग ने इस बेचैनी को और बढ़ा दिया। पर 17 नवंबर को पर्सनल बोर्ड की मीटिंग है और वो जो आखिरी और तलब के बाद रणनीति बनाएंगे, हम सब पर्सनल बोर्ड के हिकमत और तैयारी और फैसले के मुताबिक इंशाअल्लाह काम करेंगे। बढ़ती आलूदगी को रोकने के लिए अब इस्लामी तालीमात का सहारा लिया जा रहा है। उलमाए कराम ये मानते हैं कि अगर लोग इस्लाम के पैगाम और मोहम्मद साहब की तालीमात पर अमल करें तो आलूदगी को दूर करके माहौल को तमाम इंसानों के लिए खुशगवार बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई है कि तमाम दीनी अवामी जलसों, खुसूसन खुतबों और मदारिस में मुनक़िद होने वाली तक़रीबात में सीरत मुस्तफ़ा के उन तमाम पहलुओं और गोशों पर रोशनी डाली जाए जिनके जरिए हम अपने अतराफ, अपने शहर, अपनी रियासत और अपने मुल्क के माहौल को न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम आलिम इंसानियत के लिए बेहतर बना सकते हैं, और जिसकी आज हमारे मुल्क और हमारे माशरे को शदीद ज़रूरत भी है। मुल्क के सामने पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तमाम इंसानों की जानें उससे मुतासिर हो रही हैं, सेहत मुतासिर हो रही है। तो इस सिलसिले में सीरतुन्नबी ने जो हमारी रहनुमाई की है कि लोग पोल्यूशन का मुकाबला भी मजहबी तौर पे करें, और जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की तलकीन की है, तो हम सब लोग मिल के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। लिहाजा इस तरफ अगर हम सब लोग मिल के तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह इस मसले का भी मुकाबला किया जा सकता है। इस्लाम ने इंसानों को साफ माहौल में रहने, हर तरह की आलूदगी से बचने, फिजा को बेहतर बनाने, पानी बचाने और पेड़ पौधे लगाने की हिदायत दी है। इतना ही नहीं बल्कि पेड़ काटने के लिए सख्ती से मना भी किया गया है। यहाँ तक कि जंग के मौके पर भी पेड़ पौधों को नुकसान न पहुँचाने की तलकीन की गई है। माहौल और की हिफाजत और आलूदगी से बचने की खुद शरीयत ने हुक्म दिया है। हुजूर अकरम की आप ज़िंदगी पर गौर करें तो अल्लाह के रसूल ने खुद बाज़ारों में और रास्तों में या किसी ऐसे मकाम पर
जहाँ लोग जो लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पर पेशाब करने को, पाखाना करने को और गंदगी फैलाने को मना किया है। इसी तरह बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने खुद पेड़ लगाने का हुक्म फरमाया, जंगों के मौके पर पेड़ और खेतियों को नुकसान न पहुँचाने का हुक्म दिया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसे मुझे लगता है कि लोगों में आम करने की ज़रूरत है। और सेहतमंद रहने के लिए जो चीज़ें इंसानों के लिए ज़रूरी होती हैं उसका ख्याल ख़ास तौर पर कुरान में भी रखा गया है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पर किया है और अमल करके भी दिखाया है। बाज़ मौके ऐसे आए हैं जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर पेड़ अपने हाथ से खजूर के लगाए हैं। आज पेड़ों को लोग ये समझकर नहीं लगाते हैं कूड़ा होगा और करकट होगी, जिसकी वजह से परेशानी होगी। परेशानी नहीं कि जब सेहत रहेगी अच्छी तो हम हर काम में आगे बढ़कर करेंगे। अगर सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो हमारे लिए परेशानी परेशानी। मुसलसल बढ़ती आलूदगी ने लोगों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया अब सहारा ले रहा है इस्लामी तालीमात का कि इस्लाम में आलूदगी को दूर करने के लिए क्या हिदायत दी गई हैं। ये हिदायत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि समाज के हर उस इंसान के लिए है जो खुशगवार ज़िंदगी का मुतमन्नी है, एक खूबसूरत माहौल में सांस लेना चाहता है। इस पेशरफ्त का इस्तकबाल किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। बाबरी मस्जिद राम मंदिर जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस की खासी नजर है। फैसले के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान डालने पर पुलिस ने अलीगढ़ में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों पर IT एक्ट में मुकदमा कायम किया है। इसमें एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म भी शामिल है, जबकि 3 दीगर की तफ्तीश की जा रही है। देखिए, जो ये अयोध्या पर आए फैसले के उपरांत कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उत्तेजनात्मक टिप्पणी की थी, जिनके आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के विरुद्ध IT एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं, जिनके नाम मुदब्बिर अली चौधरी, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और आसिफ इदरीस और चौथे आकिब खान। इनके विरुद्ध IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आकिब खान AM स्टूडेंट है, बाकी 3 अभी अज्ञात हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। इलाहाबाद से खबर है, जहां की मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सरकारी तिब्बी खिदमात चरमरा कर रह गई है। शहर के कदीम इलाके में वाक़ सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बुनियादी तिब्बी सहूलियात बराए नाम ही रह गई हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों का न तो यहाँ इलाज किया जा रहा है, न ही उन्हें मुफ्त दवाएं ही दी जा रही हैं। अस्पताल की हालत ये हो गई है कि कई दिन तक डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर ही नजर नहीं आते। पेश है मुश्ताक आमिर की ये रिपोर्ट। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम बाजार की दवा करें। जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा ना के बराबर है। इलाहाबाद की गंजान मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वाक़े काल्विन डिविजनल अस्पताल 100 बरस से ज्यादा पुराना है। माशी तौर से कमजोर शहरियों के लिए यह अस्पताल इलाज का वाहिद सहारा है। रियासती हुकूमत की तरफ से काल्विन अस्पताल को भारी माली ग्रांट मिलती है, लेकिन लंबी कतारों में लगने और घंटों इंतजार के बाद भी मरीजों को अस्पताल से बुनियादी तिब्बी सहूलतें नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को न तो मुफ्त में दवाएं मुयस्सर हैं और न ही वक्त पर डॉक्टर मिल रहे हैं। मेरे हस्बैंड हैं, डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर नहीं, जिसको हम दिखलाया वो नहीं है, फिर बाहर से लिखे दवा। अब हम इतने गरीब आदमी है कि हम बाजार की दवा नहीं, 250 रुपए की दवा, अब हम यहाँ दवा है नहीं। अब सर बताइए, इनको शुगर भी है, इनका एक फेफड़ा भी खराब हो गया, अब हम यहाँ के हम बाहर कैसे जाएं? हमारी इतनी औकात नहीं कि हम बाजार की दवा करें। सरकारी नाम दवा कह के लिए बाजार से लिख दिए, थोड़ी सी दवा दे दिए, इसी को खाओ, कह के हमको भगा दिया उसने। परेशान है, हमको बुखार जा रहा देख के, मगर रात में आए तब भी कुछ नहीं। फिर उसके बाद सुबह संडे पड़ गया, फिर सोमवार को आए, कल आए तब भी कुछ नहीं। अब पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या बजे डॉक्टर आएंगे। अपने दवा मिली, दवा से आराम नहीं है अभी। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग काफ़ी यहाँ पे आते हैं और तमाम कम्युनिटी के भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुविधा के नाम से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा ना के बराबर है। यहाँ पर अगर पूरी तरीके से कई तरीके से जांच हो तो जांच में यहाँ पे भी बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। दर परत दर खुलते जाएंगे तो इसमें कई बड़े लोग जेल में होंगे।
मरीजों को अस्पताल से मुफ्त दवाएं न मिलने की शिकायत आम है। यही नहीं, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड की सहूलतें अस्पताल में मौजूद होने के बावजूद मरीजों को जांच के लिए बाहर भेजा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब मरीजों की इन शिकायतों की अस्पताल इंतजामिया सख्ती से तरदीद कर रही है। जो भी दवाएं जो है आवश्यक होती हैं या उनकी व्यवस्था की जाती है, जिन बीमारियों के होने की संभावना रहती है उनके लिए भी जो दवाओं की आवश्यकता पड़ती है उनकी भी व्यवस्था की जाती है। कभी कभी जो है इन दवाओं की सप्लाई में जो है देर होती है, तो जिससे ये स्थिति पैदा हो जाती है कि दवाएं ख़त्म हो जाती हैं और जो है दवाएं जो है नहीं सप्लाई हो पाती हैं। तो ऐसी आवश्यकता, ऐसी स्थिति में हम लोग जो है तुरंत दवाएं यहाँ लोकल परचेज द्वारा जो है लेते हैं। काल्विन अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं। महकमे सेहत के ज़ाब्ते के मुताबिक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले तमाम मरीजों की दवाएं और उनकी जांच बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन अस्पताल आने वाले मरीजों को घंटों लाइन में लगने और इंतजार के बाद सिर्फ तिब्बी नुस्खा ही मिल पाता है। इसमें ऐसी जांच और दवाएं लिखी होती हैं जो सिर्फ बाजार में ही दस्तयाब हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। मेरठ में भी शहर और अतराफ के सभी गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और अखंड पाठ का इत्माम किया गया। इस मौके पर नानक नगर गुरुद्वारे से खालसा पंथ जुलूस का भी इनेकाद किया गया। गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हुए गुरु नानक देव जी की तालीमात और आलिम इंसानियत के लिए दिए गए उनके पैगामात का जिक्र किया। इस मौके पर जमीयतुल उलमाए हिंद और दीगर मुस्लिम समाजी खिदमतगारों ने जुलूस में शिरकत की और सिख अकीदतमंदों में फल तकसीम करके आपसी इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी पेश की। रैली नहीं है, ये एक हमारा नगर कीर्तन है। आज 550 साल का गुरुपुरब है गुरु नानक देव जी का, जिन्होंने सिखिज्म की फाउंडर गुरु हैं और उन्होंने हमेशा यही मैसेज दिया है कि सब इक्वालिटी के साथ रहें, एवरीबडी इज़ इक्वल। जितने भी धर्म हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब इक्वल हैं। और उन्होंने एक मैसेज बहुत अच्छा ये दिया है, वन छको, कि आप जो भी बनाओ खिलाओ वो बांट के खाओ, सेवा करो। आज हमारे फाउंडेशन गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है 550वां, जिसमें एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने अपने समाज के लिए एक संदेश दिया था कि ना को हिंदू ना को बैरी ना ही बेगाना, ना तो आज कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सभी एक ही समान है। हम सब लोग जो है आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों का इस तरह से आपस में सरदारों का हो या हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, आपस में मिलजुल कर हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो कौमी एकजुटता का पैगाम जाएगा और मुसलमानों में और हिंदुओं में एकता कायम होगी, जो हमारे लिए इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि हम सब एक भाई भाई हैं। पूरा हिंदुस्तान प्यार से चलता है, ना कि नफरतों से चलता है, प्यार मोहब्बत से चलता है। ये देश प्यार मोहब्बत से ही चलेगा। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के 550वीं यौम विलादत प्रकाश पर्व के तौर पर मनाई जा रही है और इसी के साथ ही ये संदेश और ये पैगाम भी दुनिया को दिया जा रहा है इन जुलूसों के जरिए कि नानक देव ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में कभी कोई तफरीक नहीं की, किसी एक पंथ की शुरुआत उन्होंने नहीं की है, क्योंकि वो सब धर्मों को साथ लेकर चलते थे और यही पैगाम उनका था कि इस दुनिया में सब रब के बंदे हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक समान है। इसी पैगाम को आज इन जुलूसों के जरिए लोगों तक आम करने की कोशिश की जा रही है ताकि आपसी मोहब्बत और भाईचारा और इत्तेहाद कायम रहे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तनवीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। और वहीं अलीगढ़ में भी प्रकाश उत्सव काफी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। दुआए जलसों और लंगर का खास एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने गुरुद्वारों में मत्था टेका और गुरु नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का अज़्म जाहिर किया। कानपुर में भी मोती झील मैदान में मजहबी जोशो खरोश के साथ प्रकाश उत्सव मनाया गया। इसमें 3 लाख अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। प्रकाश उत्सव में हिंदू मुसलमानों ने भी साथ में शिरकत की और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। यहाँ पे करीब 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु लंगर छकने आएंगे, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो हमारे जो और भी
साथ में श्रद्धालु हैं जो गंगा स्नान करके आते हैं, वो वापसी में यहाँ से लंगर छकते हुए जाते हैं। तो एक तरह से ये केवल सिखों के लिए नहीं, ये सर्व धर्म के लिए एक लंगर महोत्सव है। गुरु नानक देव जी ने जो मानवता के धर्म का संदेश पूरे विश्व को दिया था, आज के युग में हमें उस सही मानों में उसी संदेश की ज़रूरत है कि हम उससे प्रेरणा लेते हुए ऊंच नीच जात पात अमीरी गरीबी से ऊपर उठ करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे ऊपर उठ करके मानवता को अपना धर्म। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में मेडिकल रोड पर देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग की जद में एक चिकन शॉप भी आ गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। लास्ट हुआ है जी। उसके बाद में उसका जो चादर फटने पे आग लगी है। आग चादर फिटता है, जिसमें से जो मेन मुर्गे वाला है वो पूरी तरह इंजोर्ड है, काफी वो जला है, लहू लहान हमने देखा है। उसका लड़का भी, अटरी वाला भी जला है। देखिए, कुछ देर पहले एक सूचना आई थी कि ट्रांसफार्मर से कुछ शायद अंदर से कुछ चीज़ जो मतलब गिरी थी, संभवतः उसके अंदर जो भी फ्लूइड वगैरह रहता है वो किसी बाइक पर गिरा था, जिससे जो आग लगी थी तथा कुछ व्यक्ति जो है मौके पर चोटिल हुए थे इस संबंध में। तो तत्काल एसएचओ सिविल लाइन को बताया गया था, मौके पर गए और जो फायर सर्विस की गाड़ी वो भी मौके पर पहुंच गई थी। आग को जो कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया गया है तथा जो व्यक्ति घायल है उनको उपचार। अलीगढ़ में लुटेरे को पकड़ने की कोशिश में एक शख्स की जान चली गई। थाना सासनी गेट के पास एक लुटेरा बंदूक की जोर पर लूटमार कर रहा था। इसको देखकर ई रिक्शा चलाने वाले शिशुपाल सिंह ने बदमाश को पकड़ना चाहा, लेकिन बदमाश ने गोली चला दी। सिर पर गोली लगने से शिशुपाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शिशुपाल की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना क्वारसी में जो है एक व्यक्ति शिशुपाल नाम है, जो टेरी चलाता है, उसे जो है किसी व्यक्ति ने गोली मार दी है। मोहल्ले वालों से बात की गई, उनका कहना है कि एक व्यक्ति जो है वो तमंचा लेकर घूम रहा था तथा एक व्यक्ति से बाइक छीनने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त भी एक महिला पर जो है महिला के ऊपर जो उसने तमंचा तान दिया था तथा इवेंचुअली एक व्यक्ति को गोली मारी है उसने। तो इसमें जो है अभी तत्काल एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करें। गुड्डू नाम का एक व्यक्ति है और तत्काल कार्रवाई की जा रही है। घटना जो हुई कि गुप्पल्ला से बदमाश भाज के आ रहे हो तो यहाँ हल्ला मचा दिया राजनगर के लोगों ने कि बदमाश आएगा, उनके पिस्टल रख दी तो वो भाज के आओ तो इतने जी ना देखो कि यहाँ पे मतलब पिस्टल ना हटे इनने पीछे थे वो करिए उसकी पकड़ के, तो वो पकड़ा पीछे तो हाथ तो आया नहीं, पीछे से गोली मार गई। गाजियाबाद के विजयनगर थाने के पास मुसाफिरों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस बेकाबू होकर ट्रैक्टर से जा टकराई। इस हादसे में 12 लोग जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हज फॉर्म भरने की तारीख में तौसी होने के बाद भी बिहार में हज फॉर्म भरने वाले लोगों की तादाद है कि नहीं बढ़ रही है। अब तक सिर्फ 2300 दरख्वास्तें ही आई हैं। कम दरख्वास्तें आने पर बिहार हज कमेटी ने तशवीश का इजहार किया है। साथ ही नए सिरे से पूरे सूबे में तरगीब हज मुहिम की शुरुआत की गई है। पेश है पटना से महफूज आलम की एक खास रिपोर्ट। बिहार में हज का कोटा 12,400 है, लेकिन कोटा कभी पूरा नहीं हो पाता है। हज कमेटी के सामने कोटे के मुताबिक आज़मीन को भेजना एक चैलेंज बना हुआ है और इस बार हालात मजीद खराब हो गए हैं। माना यही जा रहा है कि हज फॉर्म भरने की यही रफ्तार रही तो ज्यादा से ज्यादा 4,000 हज की दरख्वास्तें ही जमा हो सकेंगी। इस मसले से निपटने के लिए हज कमेटी ने अब नए सिरे से मुहिम शुरू कर दी है। जो हज की फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख में जो तोसी हुई है, उसके बाद हम लोगों ने असरे 9 तमाम रियासत की सतह पर तमाम अज़ला के अंदर अपने तमाम जिम्मेदार हजरात को हम लोगों ने मुतहर्रिक किया है और कोशिश ये है कि तरगीब हज मुहिम को फिर नए सिरे से शुरू करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फरीज़े की अदायगी की तरफ माइल किया जाए और मुकम्मल ताउन उनके साथ किया जाए, पासपोर्ट बनाने के अमल में भी और हज का फॉर्म भरने के अमल में भी। वहीं खादिमुल हुज्जाज, आलिम दीन और रज़ाकार गांव-गांव में अवाम को हज के ताल्लुक से बेदार कर रहे हैं। बिहार में मुसलमानों की 17% आबादी है। अगर साहिब इस्तिताअत मुसलमान हज पर जाने लगे तो कोटा भी कम पड़ जाएगा। बावजूद इसके आज़मीन हज की तादाद काफी कम ही होती है। हज कमेटी से जुड़े लोगों के मुताबिक हज महंगा होने के सबब भी कम दरख्वास्तें आ रही हैं। 12,000 कोटा है, कोटा लैप्स होता है। हम लोग इसकी पूरी मेहनत करते हैं, गांव-गांव में मेहनत करते हैं कि कोटा पूरा हो।
खर्च भी बहुत बढ़ गया है। पिछले 3 साल में 1 लाख खर्च बढ़ गया है। सब्सिडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि बतदरीज इसको ख़त्म करेंगे, स्टेप वाइज ख़त्म करेंगे, और 22 तक वो पीरियड था कि 22 तक में सब्सिडी ख़त्म करेंगे, लेकिन 2018 में ही उसको ख़त्म कर दिया गया। तो एक माली बोझ भी बहुत पड़ा। हज कमेटी जहां मसाजिद के इमाम से तरगीब हज के कामों में मदद ले रही है, वहीं हुज्जाज कराम को भी बेदारी मुहिम का हिस्सा बनाया गया है। हज कमेटी ने आज़मीन को सभी तरह के ताउन का भी भरोसा दिलाया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। नाज़रीन, अब हम आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं बिहार के फतुहा रेलवे स्टेशन के। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के लिए लोग अपने घर जा रहे हैं, मगर एक दूसरे को धक्का देते हुए, अपनी जान जोखिम में डालते हुए लोग जान को खतरे में डालकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मेले और त्योहार के मौके पर यहाँ इसी तरह से हादसात भी रोनमा होते हैं। हम लोगों को पिछली बार आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ हो सकती है। पिछली बार से सीख लेके इस बार हम लोग देखें कि नहीं, हमको यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती चाहिए। हम लोग अपने स्तर से 10 फोर्स बाहर से मंगवाए हुए हैं, बड़ा बाबू भी बाहर से फोर्स मंगवाए हुए हैं। रंगदारी न देने पर एक नौजवान को पीट कर हलाक कर दिया गया। ये वाकया कटिहार के एक गांव का है, जहां कल देर शाम मवेशी ले जा रहे एक नौजवान से कुछ मुलजिमों ने रंगदारी की मांग की। रंगदारी न देने पर उसे पीट कर मार डाला। कत्ल के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यहां मांग की गई। मरकजी और रियासती हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ अजीम इत्तेहाद के रहनुमा कल दारुल हुकूमत दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। मरकज के साथ साथ नीतीश हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज का बिगुल फूका जाएगा। RLSP के कौमी सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टियां धरने में शामिल होंगी। जो कार्यक्रम है बिहार के सभी जिला मुख्यालय में महागठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम है। जोरदार प्रदर्शन होगा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में। समस्तीपुर में एक तकरीब में गुलकारा देवी भड़क गई। प्रोग्राम में साउंड सिस्टम बंद करने के बाद देवी भड़क गई। इंतजामिया ने रक्कासाओं के लिबास को देखते हुए प्रोग्राम को रोकने की हिदायत दी। जब गुलकारा देवी ने प्रोग्राम को नहीं रोका तो इंतजामिया ने साउंड सिस्टम को ही बंद कर दिया। प्रोग्राम बंद होने के बाद लोगों ने हंगामा किया। भाट भिखारी ठाकुर जी एंड भाट महेंद्र मिश्र जी, और उन्हीं को मैंने जिंदा किया है। अभी आप लोग के इशारे पे नहीं चलूंगी मैं। And I'm sorry for all your lack of what I can. लोग मुल्क भर में प्याज की कीमतों पर हकीकी आंसू बहा रहे हैं, लेकिन स्मगलर हैं कि प्याज को बैरून मुल्क सप्लाई कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के पास पुख्ता जानकारी है कि हिंदुस्तान से बड़े पैमाने पर प्याज को नेपाल स्मगल किया जा रहा है। रोजाना रक्सौल से 10 से 15 ट्रक प्याज को नेपाल स्मगल किया जा रहा है। बाजारों में मसनूई किल्लत पैदा करके लोगों के किचन का बजट भी खराब किया जा रहा है। दाम में काफ़ी अंतर है। जहां पर एक तरफ रक्सौल में प्याज का दर 70 से 75 रुपया है, वहीं पर नेपाल में यह 100 रुपये बिकता है, यानी 25 रुपये का अंतर है। कोई कम का अंतर नहीं हुआ, बहुत भयंकर अंतर है। पुलिस और कस्टम SSB के मिली भगत से हो रहा है, नहीं तो प्याज का तस्करी हो पाना असंभव था, जबकि ये रातों दिन हो रहा है। कस्टम के द्वारा भी समाज में कार्रवाई की जा रही है और हम लोग भी सहयोग करेंगे अगर हमें कहीं दिखता है ऐसे कि किसी गाड़ी में या। खबर हाजीपुर से, जहां पिछले कई दिनों से परेशानी का बायस बनने वाला रेड बुल को आखिरकार पकड़ने में कामयाबी मिली। महकमा जंगलात और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के बाद इस बैल को स्टेशन रोड के करीब पकड़ा और JCB मशीन की मदद से ट्रक में डालकर शहर से दूर छोड़ा गया। सांड को पकड़ने से पहले इंजेक्शन दिया गया, तब जाकर पुलिस को कामयाबी मिली। वाज़ेह रहे कि ये सांड कई इलाकों में
तबाही मचा चुका था। खास बात यह है कि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा और अपडेट खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।